गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय अनदर क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने यूनिट सेकंड के अंतर्गत वेक्टर्स एंड पेस्ट के रूप में हम लोगों ने सबसे पहले लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस, जिसको हम पाइडी पेस्ट के रूप में जानते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने शुगर केन लीफ होपर के रूप में पायरिला परप्यूसिला के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से हम लोग एक तीसरे पेस्ट के विषय में बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्माइट्स कहते हैं, जो एक प्रकार का सोशल इंसेक्ट होता है, जिसको हम वाइट एंट्स के भी नाम से जानते हैं, या फिर हम अपने बोलचाल की भाषा में हम दीमक के रूप में भी जानते हैं। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। Termites are soft-bodied, social and polymorphic insects having two pairs of the similar deciduous wings and lined together forming large communities। जो टर्माइट्स होते हैं ये बड़े सॉफ्ट बॉडीड के होते हैं। इनका जो बॉडी होता है बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये एक सोशल इंसेक्ट होते हैं और इनमें पॉलीमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है, अर्थात इसमें बहुत सारे कास्ट पाए जाते हैं, है ना। तो इनमें कास्ट के माध्यम से, बहुत सारे कास्ट होने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट कहते हैं, अर्थात इनमें बहुरूपता देखने को मिलती है। हैविंग टू पेयर्स ऑफ द सिमिलर डिसिड्यूअस विंग्स, जिनमें दो जोड़ी एक समान पंख पाए जाते हैं, और ये पंख कैसे होते हैं, डिसिड्यूअस होते हैं, क्योंकि जब ये न्यूक्टियल फ्लाइट में जाते हैं तो न्यूक्टियल फ्लाइट में इनके पंख जो होते हैं वो टूट जाते हैं, तो बहुत समय तक के लिए इनका पंख नहीं रहता है। कुछ समय बाद इनके पंख क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो इनके पंख कैसे होते हैं, दो पे अर्थात दो जोड़ी के होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक समान होते हैं, डिसिड्यूअस विंग्स पाए जाते हैं, एंड लाइन टुगेदर फॉर्मिंग द लार्ज कम्युनिटीज़। ये सभी कास्ट, ये सभी जो पॉलीमॉर्फिक कास्ट इस इंसेक्ट की होती है, वो सब एक साथ रहकर एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। तो एक सोशल इंसेक्ट ये कहे जाते हैं, एक सामाजिक कीट कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के कास्ट इनमें होते हैं। आप इसमें देखेंगे क्वीन होगी, किंग होगा, वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ कम्प्लीमेंट्री कास्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें डिफरेंट प्रकार के कास्ट पाए जाने की वजह से इस प्रकार के इंसेक्ट को हम पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट कहते हैं, जिनमें बहुरूपता देखने को बखूबी मिलती है। टर्माइट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज वाइट आंट और दीमक। इस टर्माइट्स को हम क्या कहते हैं, वाइट आंट, सफ़ेद चींटी, या फिर दीमक के नाम से भी जानते हैं। दे आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट सो फार एज मैन इज कंसर्न, बट in nature they help in the decomposing the dead vegetation and enriching the soil। अगर बाय नेचर हम देखें तो इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है, अर्थात ये सामानों को, हमारे जो हाउस होल्ड मटेरियल्स होते हैं, या फिर हमारे जो फर्नीचर्स होते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं, जो हमारे कागज़ होते हैं, इन सब को वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं ये डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, ये जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। फ़ायदेमंद कहाँ होते हैं कि हमारे जो डेड वेजिटेशन होते हैं, हमारे यहाँ जो ऐसे फसलें जो बर्बाद हो जाती हैं, या फिर कुछ ऐसे भी चीज़ें जो हमारे वेजिटेशन बर्बाद हो जाते हैं, उनको ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं, और उनके डेड मटेरियल को, इनके जो अवशेष हैं, उनको ये मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिटेटेड भी हैं और हार्मफुल भी हैं। तो ज़्यादा मायने में तो हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं। लेकिन हमारे जो डेड वेजिटेशन है उनको ये डिकम्पोज करके क्या करते हैं, सॉइल में इनरिच करने का काम करते हैं। टुडे मोर देन 1700 स्पीसीज ऑफ टर्माइट्स आर वेल नोन। अगर हम आज देखें तो इस समय लगभग 1700 जातियाँ हमको इनके विषय में बहुत अच्छे से ज्ञात हैं। सम कॉमन जेनेरा, अगर हम यहाँ कुछ कॉमन जेनेरा की बात करें तो इनमें बहुत सारे ऐसे जेनेरा हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं। माइस्टोटर्मिस, माइक्रोटर्मिस, ओडोंटोटर्मिस, कैलोटर्मिस, ल्यूकोटर्मिस, कैप्टोटर्मिस और जू टर्मोप्सिस, ये सब ऐसे कॉमन जेनेरा हैं जिनके विषय में हम लोग क्या करते हैं, अपने सिलेबस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आइए हम जान लेते हैं इनके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के विषय में, कि इनको एनिमल किंगडम में किस स्थान पर जगह दिया गया है, किस प्रकार से इनका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए बात करते हैं। तो दीमक, जिसको हम वाइट एंट या फिर टर्माइट्स के नाम से जानते हैं, इनका जो फाइलम होता है ये क्या होता है, आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इनमें जॉइंटेड लेग्स देखने को मिलती है। अगर इनके सब फाइलम की बात करें तो ये मैंडिबुलेटा है, क्योंकि ये बरो बना कर रहते हैं, तो इनका जो मैंडिबल पार्ट होता है बच्चों वो ज़्यादा इवॉल्व्ड होता है। तो ये मैंडिबुलेटा से
बिलोंग करते हैं। क्लास इनका इंसेक्टा होता है, सब क्लास इनका टेरिगोटा होता है। और अगर आर्डर की बात करें तो आर्डर इनका क्या होता है, आइसोप्टेरा होता है, जिसको अब हम ब्लाटोडिया के नाम से जानते हैं। फैमिली इनका टर्मिटिटी और टाइप इनका क्या होता है, टर्माइट्स होता है। आइए बात करते हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन होल वर्ल्ड में कहाँ होता है, वन इंडिया में कहाँ है। टर्माइट्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दे आल्सो अकर्स इन द टेम्परेट रीजन। बच्चों, जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, ये हम अगर कह सकते हैं तो ये कास्मोपोलाइटान होते हैं, क्योंकि ये सर्वत्र व्यापी होते हैं। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं, अर्थात जहाँ बहुत तेज़ी से हॉट होता है, बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ती है, वहाँ से लेकर टेम्परेट रीजन तक जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ तक ये पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी से लेकर ठंड के एरिया तक ये पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट रीजन तक ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इनको कह सकते हैं कि टर्माइट्स आर कास्मोपोलाइटान इन नेचर, अर्थात ये कास्मोपोलाइटान होते हैं जो सर्वत्र व्यापी होते हैं। आइए बात करते हैं इनके हैबिट एंड हैबिटेट के विषय में कि इनका नेचर कैसा होता है, इनका हैबिट क्या है। टर्माइट्स आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट, दे प्रीफर टू लिव इन द एक्सटर्नल डार्कनेस। ये रात्रिचर होते हैं, ये दिन में नहीं निकलते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, अर्थात ये रात्रि के समय ही निकलते हैं। दे प्रीफर्स टू लिव इन द एक्सटर्नल डार्कनेस। ये अगर आप देखेंगे तो अपने आसपास के, अपने घर के थोड़े से दूरी पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहते हैं और डार्कनेस में रहते हैं। जहाँ अंधेरा रहता है वहीं ये बरो बनाकर क्या करते हैं, रहते हैं। तो थोड़ा सा अपने आवास से, अपने जो हम लोगों का जो आवास होता है उससे थोड़ा सी दूरी पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं और डार्कनेस एरिया में पाए जाते हैं। दे आर बेस्ट नोन नेस्ट बिल्डिंग इंसेक्ट्स कंस्ट्रक्ट टनल इन द अर्थ एंड वुड। देखिए ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, मैंने जैसा कि बात किया कि ये सोशल इंसेक्ट होते हैं, इनमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन बखूबी पाया जाता है। तो दे आर द बेस्ट नेस्ट बिल्डिंग इंसेक्ट। ये अपने घर बनाते हैं और इनके घर को हम क्या कहते हैं, नेस्ट कहते हैं। जब ये ज़मीन के अंदर या तो फिर लकड़ियों के अंदर अपना टनल बनाकर रहते हैं, सुरंग बनाकर रहते हैं, तो उसको हम नेस्ट कहते हैं। तो ये कैसे होते हैं, अपना घर बनाते हैं जिसको हम नेस्ट कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे नेस्ट बिल्डिंग इंसेक्ट होते हैं। अपने घर को कहाँ बनाते हैं, ज़मीन के अंदर या तो फिर लकड़ियों के अंदर। आप देखे होंगे कि लकड़ियों के ऊपर एक खुरदरा स्थान है, जिसमें देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि आपको उभार टाइप बना, ये मिट्टियों का ढेर लगा होता है, ठीक। या फिर लकड़ियों में सुरंग बना के रहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, लकड़ियों के अंदर या फिर मिट्टी के अंदर एक टनल बना कर रहते हैं, सुरंग बना कर रहते हैं, जिसको हम नेस्ट कहते हैं, है ना। मोर एडवांस टर्माइट्स मेक ह्यूज माउंड कॉल्ड एज द टर्मिटेरिया विच आर अप टू 6 मीटर हाई। कुछ एडवांस टर्माइट्स जो होते हैं, कुछ एडवांस दीमक जो होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सा मॉल टीला टाइप बना कर रहता है। आप देखे होंगे मिट्टियों में, आप देखेंगे तो मिट्टियों में थोड़ा सा उभार पाया जाता है, टीला जैसा। जहाँ देखेंगे आप दीमक की फैमिली जहाँ पाई जाती है वहाँ मिट्टियों में थोड़ा सा उभार देखने को मिलता है, जिसको हम टर्मिटेरिया कहते हैं। तो कुछ एडवांस दीमक जो होते हैं वो बड़ा सा एक ह्यूज टीला बना कर रहते हैं, माउंट्स बना कर रहते हैं, जिसको हम टर्मिटेरिया कहते हैं। और देखा यह गया कि ये टर्मिटेरिया लगभग 6 मीटर ऊंचाई की देखने को मिली है। जैसे कि आप देखिए इस फिगर के माध्यम से, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये टर्मिटेरिया है। क्या है ये टर्मिटेरिया है ना। जैसा कि आप देखिए ये जो भाग है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये टर्मिटेरिया, ये मिट्टी का उभार है ना। इस प्रकार से जो पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिटेरिया कहते हैं। जब नीचे की ओर ये टनल बनाकर, सुरंग बनाकर रहते हैं तो इसको हम नेस्ट कहेंगे। और जब ये ऊपर की ओर थोड़ा सा उभार दिखाई देता है, एक माउंट्स दिखाई देता है, तो इसको हम टर्मिटेरिया कहते हैं। तो टर्मिटेरिया किसका घर होता है, दीमक का घर कहा जाता है, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में कि इनमें कितने प्रकार के कास्ट पाए जाते हैं। इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही हम इनको पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट भी कहते हैं। इनमें बहुरूपता देखने को मिलती है। तो देखते हैं इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सामाजिक संगठन कैसा होता है। टर्माइट्स आर वेल नोन सोशल इंसेक्ट्स विच सोसाइटी लिव्स इन टर्मिटेरियम। ये जो टर्माइट्स होते हैं ये सोशल इंसेक्ट कहे जाते हैं, एक सामाजिक कीट होते हैं जिनकी सोसाइटी जो होती है, इनकी पूरी जो समुदाय होती है, जो सोसाइटी होती है, ये इनके घर में रहते हैं, जिसका नाम टर्मिटेरियम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उभार जो होता है, माउंट जो होता है, उसको हम टर्मिटेरियम कहते हैं। तो इनका पूरा जितने भी सदस्य होते हैं वो टर्मिटेरियम में निवास करते हैं, इंक्लूडिंग फ्यू 100 मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें लगभग कुछ 100 मिलियंस इंडिविजुअल्स इनके सदस्य पाए जाते हैं। तो बहुत सारे सदस्य इनके टर्मिटेरियम में रहते हैं। देयर आर वेल मार्क डिवीजन ऑफ द लेबर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें जो होता है बहुत ही वेल डेवलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है, कार्यों का विभाजन में बखूबी देखने को मिलता है। इनमें जो रानी का काम होता है अंडे देना, जो राजा का काम होता है उसको फर्टिलाइज करना,
वर्कर का काम जो होता है वो भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, भोजन को परोसना, और जो सोल्जर्स का काम होता है वो सैनिक के रूप में ऑफेंस और डिफेंस के रूप में सुरक्षा प्रदान करना उस टेरिटोरिया का। तो इनमें जितने भी कम्प्लीमेंट्री कॉस्ट का जो काम होता है वो बिल्कुल क्या होता है, रेडी रहते हैं एक राजा का स्थान लेने के लिए, एक रानी का स्थान लेने के लिए। तो आप इसमें देखेंगे कि जितने प्रकार के कास्ट पाए जाते हैं सबका अपना कार्य बटा होता है। इस प्रकार से जो कार्य बटे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, है ना। तो इनमें बहुत ही अच्छा डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, अर्थात श्रम विभाजन देखने को मिलता है। एज वेल एज द कम्युनिकेशन सिस्टम, इनमें संप्रेषण सुविधा अर्थात संप्रेषण क्षमता होती है। एक कास्ट किसी दूसरे कास्ट को अगर सूचना देता है तो उनमें बहुत ही अच्छा संप्रेषण की भावना देखने को मिलती है। कम्युनिकेशन अर्थात चीज़ों को इन्फॉर्मेशन करने के लिए, चीज़ों को इन्फॉर्म करने की टेंडेंसी इनमें बहुत अच्छे ढंग से पाई जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम फाउंड इन टर्माइट सोसाइटी और एज फॉलोस, इनमें विभिन्न प्रकार के कास्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देखिए तो ये किंग है, ये आप क्वीन देख रहे हैं, ये क्या है, विंग्ड रिप्रोडक्टिव कास्ट है, ये सोल्जर्स है और ये वर्कर्स हैं। तो देखिए सबका जो बनावट है, चाहे इनका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी आप देख लीजिए तो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी सबका डिफ़र होता है। तो इस प्रकार से जिनकी बनावट डिफ़र होती है और उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। तो इनमें सब अलग अलग कास्ट देखने को मिलते हैं। तो आइए बात करते हैं कुल कितने प्रकार के कास्ट इनमें होते हैं। इनमें हम बेसिकली दो प्रकार के कास्ट जानते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव कास्ट और दूसरा होता है स्टेराइल और नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट। रिप्रोडक्टिव कास्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं और जो नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट के विषय में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव कास्ट विच आर फर्टाइल मेल एंड फीमेल। दीज आर एज फॉलोस, इनमें 3 प्रकार के रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल होता है। और ये मेल और फीमेल कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं, अर्थात बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। अर्थात ये फर्टाइल किस्म के 3 प्रकार के कास्ट हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव कास्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिप्रोडक्टिव कास्ट के रूप में जो पहला फर्टाइल इंसेक्ट होता है वो कौन है, लॉन्ग विंग्ड अडल्ट, दैट इज द नोन एज द मैक्रोप्टेरस। जो पहला लंबे पंख वाले अडल्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोप्टेरस कहते हैं। They are the colonizing adults, that is also known as the elite, normal wings, male and female. True king and queen bear dark pigment, possesses the well-developed eyes, brain, sense organs as well as the 2 pairs of the wings. ये जो होते हैं कॉलोनाइजिंग अडल्ट होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के अडल्ट को हम एलिट के नाम से भी जानते हैं। इनमें जो विंग्ड होते हैं, जो पंख होते हैं, आप इसमें देखेंगे कि इसका नाम है मैक्रोप्टेरस, अर्थात इनमें पंख पाए जाते हैं। ये सबसे पहले वर्जिन अडल्ट होते हैं, अर्थात मेल और फीमेल के रूप में जो क्वीन और किंग होते हैं तो ये वर्जिन होते हैं, अर्थात उस टर्मिटेरिया का सबसे पहला ऐसा अडल्ट इंसेक्ट जो राजा और रानी के रूप से जाने जाएंगे। और ये कैसे होते हैं, एकदम वर्जिन होते हैं, इनमें पंख पाई जाती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोप्टेरस के नाम से जानते हैं। ये कॉलोनाइजिंग अडल्ट होते हैं, इनमें नॉर्मल विंग्स देखने को मिलती है, मेल और फीमेल होते हैं। ये सत्य अर्थात ट्रू किंग एंड क्वीन होते हैं जो डार्क पिगमेंटेशन अर्थात इनकी जो बॉडी होती है डार्क पिगमेंटेड होती है, जिनमें वेल डेवलप्ड आइज़ पाई जाती है, ब्रेन पाई जाती है, सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख देखने को मिलते हैं। विंग्ड अडल्ट्स आर रिप्रोड्यूस्ड इन रेनी सीजन। और ये पंख वाले जो दीमक होते हैं वो आपको बेसिकली कब देखने को मिलेंगे, रेनी सीजन में देखने को मिल जाते हैं। वर्षा के समय में आप देखेंगे जब बारिश होता है तो ज़्यादा जिसको हम पाखी के नाम से जानते हैं, तो बारिश के समय में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स लीव द नेस्ट, गो टू द नुप्टियल फ्लाइट, लीड अ ब्रीफ एरियल लाइफ एंड कॉपुलेट। ये जो मेल एंड फीमेल होते हैं ये क्या करते हैं, अपने छत्ते को छोड़ देते हैं। जब वर्जिन कंडीशन में होते हैं सबसे पहले जो राजा रानी होते हैं ये अपने छत्ते को मतलब अपने घर को, अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं और ये फिर नुप्टियल फ्लाइट के लिए चले जाते हैं और बहुत दिनों तक एरियल फ्लाइट करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जब ये एरियल फ्लाइट करते रहते हैं उसी ड्यूरेशन में इनके जो पंख होते हैं वो टूट जाते हैं। जब ये पंख टूट जाते हैं तो जो ये मेल या फीमेल जो अडल्ट होते हैं ये सीधे कहाँ चले जाते हैं, ज़मीन पर चले जाते हैं। और ज़मीन पर आने के बाद ये क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। और मेटिंग करने के बाद फिर ये क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं। तो ये मेटिंग करने के बाद क्या करते हैं, अब फिर वो दोबारा जहाँ से जिस नेस्ट से आए हैं उस नेस्ट में वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये जिस स्थान पर गिरते हैं, जिस स्थान पर ये दोनों मेल और फीमेल आ जाते हैं, वहीं ये अपना क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं, एक सुरंग बनाते हैं, एक दूसरा नेस्ट बनाते हैं। तो न्यू नेस्ट फार्मिंग ये करते हैं।
तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब ये छत्ते से निकलते हैं, अपने नेस्ट से निकलते हैं, तो ये क्या होता है, ये न्यूपेटल फ्लाइट पर जाते हैं। न्यूपेटल फ्लाइट पर जाने के, ये न्यूपेटल फ्लाइट कोई एक्चुअल ब्रीडिंग फ्लाइट नहीं होता है, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द डिस्पर्सल फ्लाइट। ये एक डिस्पर्सल फ्लाइट होता है, जिसमें ये क्या करते हैं, उड़ते हैं, बहुत समय तक एरियल फ्लाइट में रहते हैं, और फिर उसी ड्यूरेशन में ड्यूरिंग एरियल फ्लाइट के समय इनके पंख टूट जाते हैं। टूटने के बाद ये सीधे धरती पर, ज़मीन पर चले आते हैं, और यहाँ दोनों मेल फीमेल क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं। मेटिंग करने के बाद जो फीमेल होती है वो अंडे देती है, लेकिन कहाँ अंडे देती है, अपने न्यू एक नेस्ट बनाती है। पहले जो नेस्ट से छोड़ के आई है वहाँ ये दोबारा नहीं जाती है, ये अपना न्यू कॉलोनी बनाती है। ठीक, दे आर द फर्स्ट रिप्रोडक्टिव कास्ट एंड आर सेक्सुअल परफेक्ट मेल एंड फीमेल। ये सबसे पहले रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं और ये परफेक्ट मेल और फीमेल होते हैं। दे आर द एंसेस्टर ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स हैव बीन डिराइव्ड। यह इस कम्युनिटी के एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, और इन्हीं से जो अगली फॉर्म्स होती है, अगले कास्ट होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पूरा जो नेस्ट होता है, इनके जो पितामह होते हैं या इनकी जो राजमाता होती है वो कौन होती है, क्वीन एंड किंग। और कौन होते हैं, विंग्ड क्वीन एंड क्वीन होते हैं, जो इस पूरे कम्युनिटी के एंसेस्टर्स कहे जाते हैं, पूर्वज कहे जाते हैं, और इन्हीं से दूसरे रूपों का निर्माण होता है, सच एज द वर्कर्स, सोल्जर्स। तो ये सब जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। आइए दूसरे हम रिप्रोडक्टिव कास्ट की बात अगर हम बात करें तो क्वीन, रानी होती है। फर्टाइल फीमेल्स ऑफ द कॉलोनी लाइव्स इन द रॉयल चैम्बर्स, फीड्स ऑन द रॉयल जेली सर्व्ड बाय द वर्कर्स। जो फर्टाइल फीमेल होती है ये कॉलोनी की राजमाता कही जाती है, और ये रॉयल चैम्बर में रहती है, रॉयल जेली को खाती है। और ये रॉयल जेली जो होता है, ये जो वर्कर्स होते हैं ये 24 घंटे इनके सेवा में लगे होते हैं। क्वीन सोज फाइसोगैस्ट्रिन, दैट इज़ द फंटास्टिक इंक्रीज ऑफ द एब्डोमेन। जो रानी होती है इसमें क्या होता है कि जब इसके पंख झड़ जाते हैं तो यही फिर क्या करती है, अंडे देती है। तो इसका जब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो क्वीन क्या होती है, फाइसोगैस्ट्रिन एक आकार होता है जिसका उसका उदर बहुत बड़ा हो जाता है। और क्यों उदर बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको अंडे देना होता है। उदर जो बड़ा हो जाता है इसको हम क्या कहते हैं, फाइसोगैस्ट्रिन कहते हैं। और इसमें क्या कहता है, दैट इज़ द फंटास्टिक इंक्रीज ऑफ द एब्डोमेन। इसका एब्डोमेन बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, ओनली इन्वॉल्व इन द एग लेइंग। और इसका केवल एक काम होता है, रानी का क्या काम होता है, केवल अंडे देना ही इसका मुख्य काम होता है। और इसको बहुत राजसी ठाट बाट मिला होता है। ये रॉयल चैम्बर में रहती है, रॉयल जेली को खाती है, और इसके डिफेंस के लिए, इसके ऑफेंस के लिए सोल्जर्स लगे होते हैं, और इनकी सेवा भाव के लिए हर समय वर्कर्स लगे होते हैं। ठीक, नाउ दे आर द ओरिजिनेटर्स ऑफ द न्यू कॉलोनी। और यही रानी ही एक न्यू कॉलोनी की ओरिजिनेटर होती है, क्योंकि जिस जगह ये जाएगी वहाँ फिर नई कॉलोनी का निर्माण शुरू हो जाता है। द टर्माइट्स क्वीन सर्वाइव अप टू 15 ईयर्स, दैट इज़ द एवरेज 5 to 10 ईयर्स। जो एक टर्माइट्स क्वीन होती है इसका जो एवरेज लाइफ होता है वो 15 साल का होता है। अगर हम इसमें देख लें तो एवरेज लाइफ इसका कितना होता है, 5 से 10 साल का होता है। एंड कैन ले 70,000 to 80,000 एग्स पर डे। इट लैक्स विंग्स बट हैव आइज़। ये लगभग एक दिन में 70,000 से 80,000 अंडे देती है। एक फीमेल टर्माइट्स जो होती है वो लगभग 70,000 से 80,000 अंडे पर डे देती है। इसमें पंख क्या होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन आंखें पाई जाती हैं। मैंने बताया कि जो माइक्रोप्टेरस होता है जिसको हम रिप्रोडक्टिव कास्ट के रूप में वर्जिन क्वीन एंड किंग मैंने कहा, तो पहले तो इनमें पंख पाए जाते हैं। जैसे पंख टूट जाता है तब ये मेटिंग करते हैं, और मेटिंग करने के बाद फिर इनमें क्या होता है, एग लेइंग क्षमता आती है, और फिर ये रानी के रूप में कही जाती है। आइए बात कर लेते हैं किंग के विषय में। फर्टाइल, ये किंग क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, अर्थात ये बच्चा पैदा करने वाले होते हैं। यही एग को फर्टिलाइज करते हैं। आइड, इनमें आँखें पाई जाती हैं। और फादर ऑफ द कॉलोनी, और ये कॉलोनी का पितामह कहा जाता है, पिता कहा जाता है। लाइव्स इन द रॉयल चैम्बर्स अलॉन्ग विद द क्वीन। ये रानी के साथ ही रॉयल चैम्बर में रहता है। अ किंग डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। ये राजा का जो निर्माण होता है, राजा जो डेवलप होता है ये अनिषेचित अंडे से पैदा होता है। कैसे होता है, आप इसको रिमार्क करेंगे, ये अनफर्टिलाइज्ड एग से इसका क्या होता है, इसका जन्म होता है। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड नहीं होता है, ये केवल और केवल अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। फीड ऑन द रॉयल जेली। जो भोजन एक रानी को दिया जाता है वही भोजन राजा को भी दिया जाता है। तो ये भी रॉयल जेली क्या करता है, फीड करता है। इट फर्टिलाइजेस क्वीन रिपीटेडली टू प्रोड्यूस द फर्टिलाइज्ड एग। ये रानी को क्या करता है, रिपीट करके रिपीटेडली क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। जैसा कि आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, अनलाइक हनी बी, मधुमक्खियों क्या होता है कि ड्रोन एक बार ही क्वीन को फर्टिलाइज करता है, इसके बाद उसका डेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ जो टर्माइट किंग होता है इसमें ऐसा नहीं है। ये क्या करता है, ये जिंदा रहता है और बार बार रिपीट करके क्वीन को क्या करता है, फर्टिलाइज करने का काम करता है। ठीक, लाइफ ऑफ द किंग इज शॉर्टर देन द क्वीन, सो किंग इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू वंस।
जो किंग का लाइफ स्पान होता है, जीवन अवधि होता है, यह रानी की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, रिजर्व कास्ट के रूप में दूसरे राजा का चयन कर लिया जाता है, क्योंकि जब तक रानी का एज होता है उसके ड्यूरेशन में राजा का एज बहुत ही कम होता है। इसलिए जब राजा ख़त्म हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, तो उसकी जगह पर जो कम्प्लीमेंट्री कास्ट होता है या जो रिजर्व कास्ट होता है उसमें से किसी दूसरे राजा का चयन हो जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। Queen and king both have two pairs of the kings in beginning, but wings are ultimately destroyed during the nuptial flight. राजा और रानी दोनों में दो जोड़ी एकदम समान पंख पाए जाते हैं शुरुआत में, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोप्टेरस कहते हैं। लेकिन जब ये नुप्टियल फ्लाइट में जाते हैं तो उसी फ्लाइट के ड्यूरेशन में, उसी के दौरान क्या होता है, उनके पंख टूट जाते हैं, है ना। और ये फिर क्या करते हैं, ज़मीन पर चले आते हैं और फिर वहाँ एक अपना नया नेस्ट फॉर्मेशन करते हैं। आइए दूसरे कास्ट के विषय हम बात करते हैं। शॉर्ट विंग्ड अडल्ट, दैट इज़ द ब्रैकिप्टेरस, जिनके छोटे छोटे पंख होते हैं, बहुत डिसिडिवस पंख होते हैं, बहुत छोटे छोटे, अर्थात वेस्टिजियल पंख के रूप में हम जानते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकिप्टेरस के नाम से जानते हैं। दीज आर द सप्लीमेंट्री ऑफ द सब्सटीट्यूट और द नियोटिनी किंग एंड क्वीन। ये एक प्रकार के सप्लीमेंट्री होते हैं, एक विकल्प के रूप में पाए जाने वाले कास्ट होते हैं, जिनको हम नियोटिनिक या सब्सटीट्यूट कास्ट भी कहते हैं। इसमें भी राजा या रानी दोनों, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। बॉडी लेस पिगमेंटेड, टू पेयर्स ऑफ द विंग्स एट शॉर्ट। इनमें जो इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी का पिगमेंटेशन अगर देखेंगे तो माइक्रोप्टेरस की अपेक्षा इनका बॉडी पिगमेंटेशन बहुत कम होता है, कम ही होता है। और इसमें दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, बहुत ही वेस्टिजियल होते हैं, बहुत शार्ट होते हैं। तो वेस्टिजियल और पैड लाइक, अर्थात इनका जो पंख होता है बहुत छोटा होता है, वेस्टिजियल होता है, पैड लाइक होता है। इफ़ प्राइमरी क्वीन एंड किंग आर डाइज, ब्रैकिप्टेरस टेक्स देयर पोजीशन। अगर पहले वाले राजा या रानी मर जाते हैं तो उनका स्थान जो लेते हैं वो कौन लेते हैं, यही लेते हैं, ब्रैकिप्टेरस। अर्थात यही जो कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट होते हैं, या जो सप्लीमेंट्री कास्ट या सब्सटीट्यूट या नियोटिनिक कास्ट होते हैं, ये पहले वाले जब राजा रानी खत्म हो जाते हैं तो उनके स्थान पर इनका चयन हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, इनका राज्याभिषेक हो जाता है, इनका राजपोषी कर दिया जाता है। आइए तीसरे कास्ट के विषय हम बात करते हैं, विंगलेस फॉर्म, दैट इज़ द आल्सो नोन एज द एप्टेरस। एप्टेरस, ए इक्वल टू अब्सेंट एंड टेरस इक्वल टू फीदर, या फिर पंख, अर्थात जिसमें पंख अब्सेंट हो जाए, जिसमें पंख नहीं पाया जाता है, उसको हम एप्टेरस कहते हैं। दीज आर द आइज, विंगलेस, इमेच्योर मेल एंड फीमेल, वर्कर लाइक इंडिविजुअल्स, ऑफन कॉल्ड एज द इरेग्वाइटिक किंग एंड क्वीन। ये जो होते हैं इनमें आँखें पाई जाती हैं, विंगलेस होते हैं, इनमें पंख नहीं पाई जाती है, इमेच्योर मेल एंड फीमेल होते हैं, जस्ट लाइक द वर्कर्स। जिस प्रकार से वर्कर्स होते हैं ठीक उसी प्रकार से ये देखने को मिलते हैं। इनमें आंखें तो पाई जाती हैं लेकिन पंख नहीं होते हैं। ये इमेच्योर कंडीशन में मेल और फीमेल के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, इरगेटॉइड किंग एंड क्वीन कहते हैं, ठीक ना। इसका एक कॉमन नेम, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इरगेटॉइड किंग एंड क्वीन। अर्थात ये इमेच्योर कंडीशन पाए जाएंगे, अभी मेच्योर नहीं, अर्थात ये निम्फ स्टेज में पड़े रहेंगे। जब इनको रॉयल जेली खिला दिया जाता है तब ये कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कास्ट में डेवलप हो जाते हैं। और उसी सप्लीमेंट्री कास्ट में जब पहले वाला राजा रानी खत्म हो जाते हैं तो उनमें से एक नए राजा रानी का चयन कर लिया जाता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे। सबसे पहले जो होते हैं ये जो एप्टेरस के रूप में होते हैं, ये निम्फल फॉर्म में होते हैं, जिनको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता है। इनको रोके रखते हैं कि ये किसी प्रकार से राजा या रानी में कन्वर्ट ना होने पाए। और फिर जब इनमें से कम्प्लीमेंट्री कास्ट की कमी होती है तो इनको क्या करते हैं, निम्फल जो कंडीशन होता है इनको रॉयल जेली खिलाकर कम्प्लीमेंट्री कास्ट में कर दिया जाता है। और फिर कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री कास्ट से इनको नए राजा रानी में ताजपोशी कर दिया जाता है। दीज आर द सब्सटीट्यूट किंग एंड क्वीन सो कॉल्ड एज द कम्प्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं, ये एक सब्सटीट्यूट किंग या क्वीन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री या रिजर्व कास्ट के रूप में जानते हैं। विच अकर्स इन मोर प्रिमिटिव स्पीसीज, जो लगभग सब में नहीं कुछ स्पेसिफिक कास्ट में पाए जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज में देखने को मिलते हैं। देयर बॉडी इज विदाउट पिगमेंटेशन, इनके बॉडी में किसी प्रकार का पिगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। आइए बात कर लेते हैं, मैंने अभी बात किया है कि पहला तो था रिप्रोडक्टिव कास्ट। रिप्रोडक्टिव कास्ट के अंतर्गत हम लोगों ने 3 स्पीसीज को पढ़ा है। माइक्रोप्टेरस में हम लोगों ने क्वीन एंड क्विंग को पढ़ा। इसके बाद शॉर्ट विंग्स टर्माइट्स हमने पढ़ा। और इसके बाद एप्टेरस के रूप में जो विंगलेस रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं उनके विषय में हम लोगों ने जान लिया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्टेराइल कास्ट या नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट, जिनका काम बच्चा पैदा करना नहीं होगा। वो केवल और केवल जो टर्मिटेरिया होता है या फिर नेस्ट का क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। उनके विषय में जो और कास्ट होते हैं उनको क्या करते हैं, भोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आइए बात करते हैं।
तो स्टेराइल कास्ट ऑफ द टर्माइट्स आर ब्लाइंड, जो ये स्टेराइल कास्ट होता है टर्माइट्स का, ये ब्लाइंड होता है, अर्थात इनमें आंखें नहीं पाई जाती हैं, अर्थात क्या होते हैं, आईलेस होती हैं, इसमें आंखें होती ही नहीं हैं। तो इस प्रकार के कास्ट को हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड कास्ट कहते हैं। विंगलेस, इनमें पंखे भी नहीं होते हैं। एंड कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज, और इनको हम दो भागों में कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। पहला होता है वर्कर और दूसरा होता है सोल्जर्स, अर्थात जो ऐसे इंसेक्ट हैं जो नॉन फर्टिलाइज्ड होते हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, ये केवल और केवल क्या करेंगे, टर्मिटेरिया का देखरेख करेंगे और ये क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे, भोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो पहले आइए हम बात करते हैं वर्कर्स के विषय में। स्मॉलर इन साइज, हैविंग वेल डेवलप्ड माउथ पार्ट, दैट इज द चिविंग एंड कटिंग टाइप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो होते हैं बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, इनका जो माउथ पार्ट होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि इनका काम होता है भोजन को बनाना, बरों को बनाना और साथ ही साथ डिफेंस प्रोवाइड करना। इसलिए नेचर ने इनका जो मुख बनाया है वो कैसा बनाया है, चिविंग एंड कटिंग टाइप का बनाया है, ठीक। एंड परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ द ड्यूटीज़ इन द कॉलोनी, और ये कॉलोनी के सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं, सभी प्रकार के ड्यूटीज़ को करते हैं। जैसे बिल्डिंग ऑफ द टर्मिटेरियम, टर्मिटेरियम को बनाना या टर्मिटेरिया को बनाना। केयर ऑफ द रॉयल पेयर्स, रॉयल पेयर्स के रूप में राजा या रानी का देखभाल करना, केयर करना। सर्विंग फूड टू द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी के डिफरेंट प्रकार के जो मेंबर्स हैं उनको भोजन परोसना, सर्व करना। एंड केयर ऑफ द ब्रूड्स, और छत्ते का क्या करना, केयर करना, अर्थ केयर ऑफ द ब्रूड्स फीडिंग, पूरे छत्ते में जो फीडिंग्स कराना है उस पर केयर, नियंत्रण बनाए रखना, केयर करना, परवाह करना। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये क्या करते हैं, संतान पैदा नहीं कर सकते, अर्थात इनमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। आइए अगला जो नॉन रिप्रोडक्टिव कास्ट होता है उसको हम सोल्जर्स कहते हैं। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड कास्ट ऑफ द कॉलोनी, ये पूरे कॉलोनी के सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एक विशेष कास्ट होती है। हाईली प्रोजेक्ट कॉलोनी विथ लार्ज हेडेड, इनका जो हेड पार्ट होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनको लड़ाई करना होता है, ऑफेंस डिफेंस में लगे होते हैं, इसलिए इनका जो हेड पार्ट होता है इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और लार्ज होता है। हाईली प्रोजेक्टेड एंड प्रोमिनेंट मैंडिबल्स, इनका जो हेड पार्ट होता है वो कहता है हाईली प्रोजेक्टेड होता है, आगे की ओर बढ़ा होता है, प्रोमिनेंट होता है। और इनका जो जैसा कि फिगर में आप देखिए, ये इनका जो पार्ट है, ये देखिए इनका जो ये पार्ट है, ये सोल्जर्स देखिए, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम मैंडिबल कहते हैं। इनका मैंडिबल पार्ट जो होता है ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है ना, और आगे की ओर निकला होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या करते हैं, किसी दूसरे इंसेक्ट से लड़ाई करने का काम करते हैं। तो वही कह रहा है कि दे आर द हाईली स्पेशलाइज्ड कास्ट ऑफ द कॉलोनी, ये कॉलोनी के सबसे स्पेशलाइज्ड कास्ट होते हैं। इनका जो हेड पार्ट होता है वो बहुत लार्ज होता है, हाईली प्रोजेक्टेड होता है, प्रोमिनेंट होता है। तो इनका जो मैंडिबल पार्ट होता है इट इज़ द सो मच प्रोमिनेंट एंड प्रोजेक्टेड, ठीक है। और किसके लिए होते हैं, डिफेंस कॉलोनी अगेंस्ट द प्रेडेटर्स, ये कॉलोनी को डिफेंस प्रदान करते हैं किसी दूसरे प्रेडेटर से। कोई दूसरा शिकारी आकर इनके छत्ते के अंदर, कोई दूसरा इन्वेडर आकर इन्वेड न कर सके, इसके लिए क्या करते हैं, ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ऑफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए इनका जो हेड पार्ट होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा इवॉल्व होता है। कौन सा पार्ट, मैंडिबुलर पार्ट, मैंडिबल पार्ट, ठीक। इन्वॉल्व इन द ऑफेंस एंड डिफेंस ऑफ द कॉलोनी, ये कॉलोनी को ऑफेंस एंड डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। सोल्जर्स आर द टू टाइप्स, ये सोल्जर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है मैंडिबुलेट टाइप, पहला होता है मैंडिबुलेट टाइप और दूसरा होता है नेस्यूट टाइप। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं मैंडिबुलेट टाइप में। दे हैव लार्ज मैंडिबल फॉर द ऑफेंस एंड डिफेंस, इनका जो मैंडिबुलर पार्ट होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा इवॉल्व होता है फॉर द पर्पज ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस ऑफ द कॉलोनी। ये अपनी कॉलोनी को डिफेंस प्रोवाइड करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेचर ने इसका जो मैंडिबुलर पार्ट बनाया है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया है। आइए दूसरे अगर सोल्जर्स की हम बात करें तो नेस्यूट टाइप के होते हैं। द मीडियम फ्रंटल रोस्ट्रम, द मीडियन फ्रंटल रोस्ट्रम स्प्रेस नॉक्सियस सब्सटेंसेस एज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये जो नेस्यूट टाइप के जो सोल्जर्स होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा, इनका जो मीडियन फ्रंटल रोस्ट्रम होता है वहाँ से एक बहुत ही गंदा, बहुत ही दुर्गंध वाला नॉक्सियस सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जो इनको क्या करता है, एक मतलब गंध टाइप इनमें रिलीज होता है जो प्रतिरक्षा का प्रदान करते हैं, अर्थात जो इनको सेफ्टी प्रदान करते हैं। एमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी देयर एग्जिस्ट अ कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, विभिन्न प्रकार के जो इनमें मेंबर्स होते हैं इस कॉलोनी में, इनमें क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल देखने को मिलता है। वर्कर्स प्रोवाइड फूड टू द सोल्जर्स एंड द प्रोटेक्टिव कॉस्ट एंड इन रिटर्न ऑब्टेन सर्टेन सिक्रीशंस फ्रॉम देयर माउथ एंड एनस। इनमें जो वर्कर्स होते हैं ये सोल्जर्स को या फिर अन्य रिप्रोडक्टिव कास्ट को भोजन परोसने का काम करते हैं, भोजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और बदले में इनको क्या मिलता है, बदले में इनको क्या मिलता है, माउथ और एनस से जो सिक्रीशन होता है वो मटेरियल इनको खाने के लिए मिलता है।
तो जो वर्कर्स का काम होता है, ये सोल्जर्स और जितने भी रिप्रोडक्टिव कास्ट होते हैं उनको भोजन प्रोवाइड करते हैं, और बदले में क्या होता है, इनको क्या मिलता है, इनको इनके माउथ पार्ट से या एनस से निकलने वाला जो सिक्रेशंस होता है वो इनको मिलता है। दीज सिक्रेशंस आर सेट टू इनहिबिट द डिफरेंशिएशन ऑफ द निम्फ इनटू द रिप्रोडक्टिव मेंबर्स। और ये जो सिक्रेशन होता है ये क्या करता है, एक निम्फ को एक राजा और रानी में डिफरेंशिएट होने से रोकता है, इनहिबिट करता है, रोकता है, अर्थात एक रिप्रोडक्टिव मेंबर में कन्वर्ट नहीं होने देता। तब तक नहीं कन्वर्ट होने देगा जब तक इनको रॉयल जेली नहीं खिलाया जाएगा। जब इनको रॉयल जेली खिलाया जाएगा तब ये निम्फल जो कास्ट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीमेंट्री कास्ट के रूप में, फिर ये राजा या रानी का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब तक इनको हमें मेच्योर नहीं करना है, जब तक इनको हमको रिप्रोडक्टिव मेंबर्स के रूप में ही मतलब रिप्रोडक्टिव मेंबर्स के रूप में नहीं कन्वर्ट करता है, निम्फल स्टेज में ही रखना है, तब तक इनको केवल और केवल क्या खिलाया जाएगा, वही जो माउथ और एनस से निकलने वाला सिक्रेशंस होता है उन्हीं को इनको खिलाया जाता है। ठीक। There exist communications between the members of the colony by channel signals in the form of the pheromones। इनमें क्या होता है, एक संप्रेषण की जो व्यवस्था पाई जाती है एक मेंबर से किसी दूसरे मेंबर को बताने के लिए। हर एक कास्ट में जो संप्रेषण की भावना होती है, कम्युनिकेशन की भावना होती है, इसके लिए एक स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल सिग्नल्स के रूप में ये फिरोमेंस को रिलीज करते हैं। तो फिरोमेंस के माध्यम से ये क्या करते हैं, इनमें सूचनाओं का, इन्फॉर्मेशन का जो होता है, संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो फिरोमेंस के माध्यम से होता है। ठीक। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने यहाँ तक बात किया है। टोटल हम लोगों ने कास्ट के विषय में बात कर लिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टर्मिटेरिया क्या होता है, इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, इन सब के विषय में बात हम कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम इनके लाइफ हिस्ट्री के विषय में बात करेंगे, साथ ही साथ इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल के विषय में बात करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारे लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।